दोस्तों जल्दी से अपने चैनल और गुरु जी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। और बच्चों, कल हमने एक्चुअल में ये पोएम पढ़ी थी, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। आज हम उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मैंने जो एक प्रोटोटाइप बनाया आप लोगों के लिए, एक बेसिक आइडिया देने के लिए कि कैसे आपको लिखना है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा कि इस तरह से लिखना है। ठीक है, इसमें आप और भी बहुत सारी चीजें जोड़ पाएंगे, जैसे सेंट्रल आइडिया हो गया, समरी हो गया, अपनी तरफ से जोड़ लेना वो। ठीक है बच्चों, और बाकी देखो इसके जो नोट्स का जो पीडीएफ होगा, इस नोट्स का जो पीडीएफ है वो मैं नीचे वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, वहां पे लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन डालें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में आप बेसिक राइटर का इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं और प्लस पोएम का इंट्रोडक्शन। मैंने राइटर का नहीं डाला है, सिर्फ पोएम का डाल दिया है, बाकी आप राइटर का भी साथ में इंक्लूड कर सकते हो। ये शैल आई कंपेयर दी 18वीं सोनेट है, टोटल 154 सोनेट जो पोइट ने लिखी है। ठीक है, विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, और इस सोनेट से क्या होता है, थीम बदल गई है। शुरू की 17 सोनेट में तो राइटर, जैसे मैंने समझाते वक्त बोला था जब पोएम समझाई थी आपको, कि फर्स्ट 17 सोनेट में वो एक्चुअल में उस यंग मैन, जो उसका प्रिय यंग मैन है राइटर का, उसको वो अर्ज करता है। क्या करता है, उससे एक तरह से अर्ज करता है, उसको मनाता है कि भाई तुम शादी कर लो, तुम बच्चे पैदा कर लो, उस तरह की चीज के लिए मनाता है। अब ये 18वीं सोनेट से वो एक्चुअल में थीम बदल गई है। अब वो बात कर रहा है उसकी खूबसूरती की, प्लस उसको कैसे वो अमर बना सकता है उस बारे में। ठीक है, तो ये जो पोएम है फोकस करती है किस बात पे, सीक्रेट जो यंग मैन है ना, उसकी ब्यूटी पर, प्लस पोएट कोशिश करता है उसकी ब्यूटी को प्रिजर्व करने के लिए, उसे अमर बनाने के लिए। ठीक है, थीम्स कौन कौन सी हैं देखो। नेचर की पावर को बताया गया कि जो पोएम साफ साफ स्टेट करती है, बताती है कि जो नेचर है ना, उसका खुद का एक रास्ता होता है जो कि कभी नहीं बदलता किसी के लिए भी। ठीक है, जैसे डार्लिंग बर्ड्स, प्यारी प्यारी कलियां होती हैं, रफ विंड्स उनको नष्ट कर देती हैं, हिला के रख देती हैं। समर्स कुछ ही दिन के लिए टिकती हैं। सन है वो कभी तो बहुत ज्यादा चमकता है, कभी डिम हो जाता है। तो नेचर में सब चीजें बदलती रहती है, मतलब प्रकृति है ना, चीजों को कंट्रोल करती है। प्रकृति के सामने कुछ नहीं टिकता, प्रकृति अपना रास्ता खुद तय करती है, वो किसी के कहने से अपना रास्ता बदलती नहीं है। इसलिए नेचर क्या है, बहुत ही पावरफुल है और वो अपना रास्ता कभी नहीं बदलती किसी के लिए भी। तो ये नेचर की पावर को दिखाया है। ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता। तो पोइट एक्चुअल में किसकी ब्यूटी की बात करता है पूरी पोएम में, यंग मैन की, है ना। और वो बोलता है कि जो यंग मैन की सुंदरता है ना, वो ज्यादा लवली है, ज्यादा टेम्परेट है, किसके मुकाबले, समर के दिनों के मुकाबले। क्योंकि हर सुंदर से सुंदर चीज है ना, वो डिक्लाइन कर जाती है, वो नष्ट हो जाएगी, ढल जाएगी, परंतु जो उसके यंग मैन की जो ब्यूटी है ना, वो कभी नहीं ढलती। वो काफी तुलना करता है। आप और भी एग्जांपल देख सकते हो, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया समर का। आप लवली जो मतलब बर्ड्स हैं, यानी डार्लिंग बर्ड्स हो गए, या फिर सूरज का तेज चमकना, हल्का चमकना, और भी कई चीजें हैं उसमें एग्जांपल दिए, आप उनसे कंपेयर करके और इसको बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ लिखना कैसे होता है, बाकी आप उसमें और पॉइंट ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से। इमॉर्टैलिटी थ्रू राइटिंग, देखो राइटिंग के द्वारा वो इमॉर्टैलिटी लाता है। तो ये भी एक थीम है कि पोइट जानता है कि नेचर का रास्ता किसी के लिए नहीं बदलता, नेचर अपना स्वभाव किसी के लिए नहीं बदलती, पर फिर भी वो यंग मैन की ब्यूटी को हमेशा अलाइव रखना चाहता है, जिंदा रखना चाहता है, एटर्निटी, हमेशा के लिए। तो वो एक रास्ता ढूंढता है भी। ये रास्ता क्या है, रास्ता ये है कि वो कविता लिखेगा और अपनी एटर्नल लाइन्स, उसको विश्वास है कि जो उसकी कविता है ना, वो हमेशा आगे टाइम में पढ़ी जाएगी, मतलब विश्व भर में भविष्य में वो पढ़ी जाएगी। और उस कविता के थ्रू जो यंग मैन है ना, वो ग्रो करेगा मतलब दिन प्रतिदिन वो फेमस हो जाएगा, बढ़ता जाएगा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। इस तरीके से लोग उसको हमेशा याद रखेंगे कि भाई ऐसा कोई यंग मैन था, उसकी सुंदरता ऐसी थी, कभी ने ऐसी बात कही है। तो पोएम क्या है, वो कभी नष्ट नहीं होगी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से वो अपने यंग मैन को अमर बनाने की कोशिश करता है। क्या करता है, अमर बनाने की, इमॉर्टैलिटी, अमृतत्व वाली चीज। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर, मेटाफर यूज किया आई ऑफ हेवन में। ठीक है, सूरज को आई ऑफ हेवन बताया गया है, और इस तरीके से यूथ या ब्यूटी को एटर्नल समर बताया गया है। तो दो मेटाफर यूज हुआ है। मेटाफर में कई बार समझा सकूं आपको। मेटाफर क्या होता है, जब आप तुलना करो पर तुलना में लाइक या एज जैसे शब्द इस्तेमाल ना हो। लाइक या एज जैसे शब्द इस्तेमाल करके तुलना साफ साफ नजर आ जाती है। जब तुलना साफ साफ नजर आती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम सिमिली बोलते हैं उसको। परंतु जहां पर तुलना लाइक एंड एज जैसे शब्दों से नजर नहीं आती ना, जहां ऐसे शब्द मतलब इस्तेमाल ही नहीं होते, सीधा सीधा तुलना संज्ञा दे दी जाती है सामने वाले को। जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ, उदाहरण के तौर पे हम ऐसे बोले, वो व्यक्ति तो शेक्सपियर है, वो व्यक्ति तो शेक्सपियर है। तो ये क्या हो गया, मेटाफर हो गया। मैंने सीधा शेक्सपियर की उपाधि दे दी। अब वो शेक्सपियर थोड़ी ना है, व्यक्ति शेक्सपियर नहीं है, परंतु इसका मतलब क्या है, मैं तुलना कर रहा हूं, परंतु तुलना दिख नहीं रही, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ वो व्यक्ति तो शेक्सपियर है। और एक चीज मैं बोलूं, वो व्यक्ति तो शेक्सपियर के जैसा है, या जैसा है, लाइक शेक्सपियर।
तो है ना, या एज शेक्सपियर, तो वहां पे क्या हो गया, तुलना दिख रही है, वो सिमिली हो गई, वो क्या हो गई, सिमिली हो गई। परंतु जहाँ वो व्यक्ति तो शेक्सपियर है, यहाँ भी तुलना ही कर रहा हूँ, परंतु यहाँ तुलना दिख नहीं रही है ना, तो ये क्या है, मेटाफर है। ठीक है। रिटोरिकल क्वेश्चन पहली लाइन में ही पोएम में इस्तेमाल हुआ है, शैल आई कंपेयर दी टू ए समझ और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे क्वेश्चन है, परंतु वो क्वेश्चन नहीं है। रिटोरिकल क्वेश्चन का मतलब ही ये होता है कि एक्चुअली भाषा को इस तरह से बड़ा चढ़ा के लिखा जाता है कि ऐसा फील होता है कि क्वेश्चन है, परंतु वो क्वेश्चन नहीं होता, वो एक डिवाइस होती है आपको लैंग्वेज को बढ़ा के लिखने की, थोड़ा सा उभार के लिखने की एक तरीका होता है। तो ये क्वेश्चन नहीं होता क्योंकि इसका आंसर इसमें खुद में होता है। और पहली बात तो वो चीज कभी क्वेश्चन नहीं होती जिसका आंसर खुद क्वेश्चन में हो, मतलब वो क्वेश्चन कैसे हो सकती है जिसमें आंसर खुद ही में छुपा हो, तो वो सवाल नहीं होता भाई। तो ये सवाल नहीं होता। रिटोरिकल क्वेश्चन मतलब एक ऐसी डिवाइस जिसमें लैंग्वेज को इस तरह से दिखा जाता है कि ऐसा लगेगा क्वेश्चन है। बहुत बार नहीं होता है कि हम लोग किसी से बोलते हैं, हाँ भाई, फॉर एग्जाम्पल किसी ने गलती करी है तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे, अच्छा तुमने नहीं करी गलती, तो वो तरीका होता है ना, मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, तूने की गलती, परंतु ऐसा फील होगा ना कि हाँ सवाल कर रहा हूँ कि अच्छा तूने नहीं करी गलती, एक्चुअल में होता है ऐसा नहीं है, हम बोलना ही चाहते हैं कि तूने ही गलती करी है, नाटक करने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह की जो भाषा होती है ना कि इस तरह से लिखा जाए कि ऐसा लगे कि सवाल पूछ रहा है, परंतु सवाल नहीं पूछ रहा होता वो, बल्कि जवाब ही दे रहा होता सामने वाले को, स्टेटमेंट होता है वो। ठीक है। कॉन्सोनेंट्स, लॉन्ग लिव्स, कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट। एक तो ल, लॉन्ग में ल और लिव्स में ल। ठीक है। तो ल एक क्या है, एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंस है, तो उसका रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है। परंतु उसके तुरंत बाद एल ओ वोवल और एल आई वोवल, वोवल बदल गया है, तो वोवल बदल गया तो इसका मतलब ये कॉन्सोनेंस है। अगर वोवल बदलता नहीं तो ये क्या होता, एलिट्रेशन होता। ठीक है। असोनेंस, असोनेंस में क्या होता है, वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का, जैसे इसमें कॉन्सोनेंट एल एल ल, इस तरह से वोवल साउंड का रिपीटेशन असोनेंस में होता है। जैसे कि सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, इसमें आई ई साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, ई क्या है, वोवल है। ठीक है। लिव्स दिस दिस गिव्स लाइफ, तो ये क्या है, ई साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ असोनेंस हो गया। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण या व्यक्तिकरण, कि नोर शैल डेथ ब्रैग हैज पर्सोनिफाइड डेथ। अब डेथ भी घमंड नहीं करेगी, दिखावा नहीं करेगी, तो ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कोई डेथ कोई इंसान है। पर्सोनिफिकेशन में क्या करते हैं हम, कोई भी नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग हो या प्लस कोई एनिमल हो, कोई भी हो सकता है ना, या तो नॉन लिविंग थिंग होगा, होगी कोई चीज जिस मतलब निर्जीव वस्तु, या फिर कोई जानवर होगा, उनमें अगर हम इंसान ह्यूमन बीइंग के गुण डाल दें, ऐसे ट्रीट करें उनको कि जैसे वो कोई इंसान है। जैसे कि मृत्यु घमंड कर रही है ना, सीधी सी बात है, घमंड करने में मृत्यु दिखावा कर रही है, तो दिखावा घमंड कौन करता है, इंसान करता है ना, तो मृत्यु तो नॉन लिविंग है। तो ये क्या हो गया, मृत्यु को हमने क्या कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया। इसी तरह से रफ विंड, विंड्स का व्यवहार रफ है। अब विंड्स कोई निर्जीव वस्तु है, सीधी सी बात है, उसको हम एक इंसान के व्यवहार की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे इंसान का व्यवहार बहुत रफ होता है, कि देखो भाई सामने रमेश है, रमेश का व्यवहार बहुत रफ है ना, तो सामने हरीश है, हरीश का व्यवहार बहुत रफ है तो ये चीज है। तो ये क्या है, ये क्या दिखाती है कि जैसे विंड एक निर्जीव वस्तु है, उसको एक इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो विंड का हमने क्या कर दिया, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो ये हमारे फिगर ऑफ स्पीच हो गए। इमेजरी, पोएम में कई सुंदर इमेजेस इस्तेमाल की। इमेजरी होती क्या है, एक्चुअल में होता ऐसा है कि आप कोई मतलब चित्रण करना, एक ऐसी चीज कविता के थ्रू एक तरह से पेंटिंग प्रस्तुत कर रहा है कवि, एक चित्र को, एक पेंटिंग को क्या कर रहा है, वो कविता के थ्रू प्रस्तुत कर रहा है। तो कई ब्यूटीफुल इमेजरी, फॉर एग्जांपल उसने देखो समर, अब समर को कहां से, समर, समर को उसने कंपेयर किया है यंग मैन की जवानी सुंदरता से। हम सोचेंगे यार ऐसे कैसे हो सकता है, परंतु हाँ हो सकता है, क्योंकि ये जो पोएट है वो इंग्लैंड का रहने वाला है। ठीक है। और इंग्लैंड में क्या होता है, समर के दिनों में फूल पत्तियां वेजिटेशन सब बहुत भयंकर खिलता है, बहुत सुंदरता हो जाती है, एकदम फ्रेशनेस आ जाती है, ताजगी आ जाती है। और जवानी यूथ तो ताजगी का ही एक तरह से फॉर्म है, मतलब ताजगी इसका फीचर है, फॉर्म ना कहें फीचर कहें, है ना। तो उसी तरीके से तो समर क्या हो गई, समर यहाँ पर यूथ, जवानी का, फ्रेशनेस, उसका सिंबल हो गई, सुंदरता, ब्यूटी का सिंबल हो गई। तो इसलिए एक इमेज बनाई है उसने तुलना करते हुए समर को यूथ से। ठीक है। ऐसी और भी इमेज बनाई है कि सूरज को क्या दिखा दिया, आई ऑफ हेवन करके दिखा दिया, कि जैसे आसमान में एक आंख देख रही है हमको, है ना, तो सूरज एक आंख की तरह प्रतीत हो रहा है। अब आंख कैसे देखती है, हमारी आंख कब देखती है, लाइट होती है जब, अंधेरे में थोड़ी देख पाती है, लाइट में देख पाती है ना। ठीक है। तो सन क्या करता है, लाइट फैलाता है दुनिया में, तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि उसकी एक बहुत बड़ी आंख है, पूरी दुनिया में देख रही है वो। तो इसलिए ये एक इमेज हो गई। तो कोई भी मेटाफर या सिमिली इमेजरी हो सकती है, ये ध्यान रखना। इमेजरी एक बड़ी टर्म है, उसके अंदर मेटाफर सिमिली ये सब आ जाएंगे, आ सकते हैं मतलब, परंतु कोई इमेजरी मेटाफर सिमिली हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है।
स्ट्रक्चर एंड राइम स्कीम। स्ट्रक्चर राइम स्कीम पोएम का ढांचा कैसा है? तो पोएम एक शेक्सपियरियन सोनेट का पैटर्न फॉलो करती है। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 4-4-4 लाइन, 4-4-4, 4-4-4, 12 लाइन तो ये हो गई, प्लस 1-2 लाइन का दोहा। ठीक है, तो 4-8-12 प्लस 2 14, तो ये सोनेट हो गई हमारी। तो ये 4-4 लाइन के 3 स्टैंजा और 1-2 लाइन का दोहा, इस ढांचे को फॉलो करती है पोएम। ठीक है, ये पेंटामीटर में लिखी गई है, प्लस इसकी जो राइम स्कीम है वो ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी ये है। तो दिखाऊं कैसे होती है रैम स्कीम? रैम स्कीम हम ऐसे देखते हैं, जैसे ये पोएम है। रैम स्कीम देखने के लिए सिर्फ वर्ड का लास्ट, मतलब जो लाइन का लास्ट वर्ड है उसको देखो आप। तो लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? शैल आई कंपेयर दी टू समर्स डे। यहाँ आ गया डे, यहाँ आ गया टेम्परेट, डे को दे दिया ए। क्या डे और टेम्परेट दोनों में तुकबंदी बैठ रही है? राइम स्कीम बता, तुकबंदी बैठ रही है? नहीं बैठ रही, तो इसको बी दे देंगे, ये अलग है। मे, क्या डे की मे से बैठ रही है? बिल्कुल बैठ रही है, इसको ए दे देंगे। डेट, क्या डेट की मे से बैटरी? नहीं। डे से बैटरी? नहीं। तो किससे बैटरी? डेट की टेम्परेट से। तो ये बी था, तो ये भी बी हो जाएगा, तो ए बी ए बी। इसी तरीके से शाइन, इसको हम देंगे सी, ये किसी और से मैच नहीं हो रही ऊपर किसी से भी, तो ये अलग ही है। डिम्ड, डिम्ड भी ऊपर किसी से मैच नहीं हो रही, तो ये भी अलग है, सी डी। डिक्लाइंस, शाइन्स डिक्लाइंस, तो ये मैच हो रही है, इसको सी देंगे। डिम्ड ट्रिम्ड, ये दोनों मैच हो रही है, डी देंगे। इस तरीके से ऐसे ई एफ ई एफ और ये जी सी डी। ठीक है, तो इस तरह से हम राइम स्कीम देखते हैं पोएम में। समझ में आ गया होगा? तो ये अपना एक तरह से क्रिटिकल एप्रेशन हो गया है, जो मैंने आपको बेसिकली समझा दिया कि इस तरह से क्रिटिकल एप्रेशन लिखा जाता है। इसमें आप देखो, मैंने जैसे पहले बताया, आप इंट्रोडक्शन के बाद में सेंट्रल आइडिया लिख सकते हो, है ना, कि पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, यानी सेंट्रल यानी मुख्य विषय वस्तु क्या है। तो जैसे बता सकते हो मुख्य विषय वस्तु क्या है इस पोएम की। इसमें कवि ने एक यंग मैन की सुंदरता और साथ में टाइम और मृत्यु से उसे बचाने के लिए अमर करने का क्या प्लान बनाया, मतलब किस तरीके से वो उसको अमर करेगा। तो ये इसका सेंट्रल आइडिया हो गया। और समरी, समरी यानी पूरी पूरी पोएम की आप शॉर्ट में व्याख्या लिख सकते हो, समरी। तो ये और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा में। ठीक है, ये मैंने इसमें नहीं लिखे, परंतु आप लिख सकते हो अपनी तरफ से। तो ठीक है बच्चों, मैं जल्दी नेक्स्ट आपको वीडियो में मिलूंगा, लेक्चर में मिलूंगा। और हाँ, आप ये नोट्स जो होंगे वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर लेना। और बाकी बच्चों को बताना अपने इस चैनल के बारे में, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। बहुत से बच्चे, मान लो कोई बच्चा ऐसा परेशान है, कॉलेज नहीं आ पाता, जो भी है, तो वो घर से ही पढ़ पाएगा। ठीक है बच्चों, तो शेयर करना ही आप दूसरे बच्चों के साथ में, और मैं जल्दी मिलता हूँ आपको। टिल देन, गुड बाय, सी यू सून।